तो भाई आपका यूपीएस भी एक नंबर है, बैटरीज भी अच्छी लगाई हैं और सोलर पैनल भी अगर आपने ओरिजिनल लगाए हैं और फिर भी आपका बैकअप नहीं आ रहा तो भाई नहीं आएगा। तो भाई इन चीज़ों पे तो हर कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है, लेकिन जब स्ट्रक्चर की बात आती है तो क्या करते हैं भाई, लोकल मिस्त्री उठाया और उसको बोला भाई प्लेटें लगा दो। तो ऐसे नहीं होता भाई, वो आते हैं आके 4 टोच इधर लगाए, वेल्डिंग के 4 इधर लगाए और प्लेटें रखी और लगा के चले गए। भाई आपका बैकअप नहीं आएगा। सोलर स्ट्रक्चर आप इस तरह से इंस्टॉल नहीं कर सकते, आपका बैकअप नहीं आएगा, आपकी जो सोलर एफिशिएंसी है वो नहीं आएगी। और लोकल क्या करते हैं, वो तो आके लगा के चले जाएंगे, उससे तूफान का बहुत बड़ा नुकसान होता है लोगों का। हमने प्लेटों को लिटरली उड़ते हुए देखा है हवा में। तो जब तूफान आते हैं उनके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर कैलकुलेशन के हिसाब से और प्रॉपर तरीके से की जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं हमारी। तो सोलर स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका एंगल और फेसिंग, वो हम डिस्कस करेंगे। और बाकी कुछ ऐसे पॉइंट है जिसमें आपका जो पाइप होता है सोलर का, जिसके आपका स्ट्रक्चर पूरा उसके ऊपर खड़ा होना है, वो कितने गेज का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें किस तरह से होनी चाहिए। तो एक सोलर स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका सोलर का एंगल और सोलर की फेसिंग, और उसके बाद आता है हमारा सोलर का स्ट्रक्चर, जिसको हमने बहुत ज़्यादा मजबूती से बनाना होता है ताकि तूफ़ान में या बारिशों में या ऐसी कोई भी वजह से हमारी सोलर पैनल्स को जो है वो नुकसान ना हो और ये मजबूती से खड़ा रहे। तो सबसे पहले हमने पाइप डिस्कस करना है कि पाइप जो है वो कौन सा ले। ये पाइप जो है ये आपका 16 गेज का होना चाहिए या 14 गेज का होना चाहिए, ठीक है। इससे कम गेज आप नहीं लेंगे। अगर आप 18 पे जाते हैं तो वो नरम होता है, पतला होता है, उसकी गेज कम होती है, तो उसके टूटने के चांसेस होते हैं। सो अगर हम पाइप के थिकनेस की बात करें, या तो 2 बाई 2 इंच का हम ले सकते हैं, या फिर हम लगा सकते हैं ये 3 बाई 1.5 इंच का। वो इसीलिए हम लगाते हैं क्योंकि देखें, अगर हमारे पास सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, अगर हमारे पास स्ट्रक्चर में सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, तो उसमें हम क्या है 2 बाई 2 इंच का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, 1 2 3 4 5 6, और उस तरह भी ऐसे ही है सारी। ये देखें आप, सपोर्टें ज़्यादा लगी हुई हैं, तो ये जो पाइप है ये नीचे टिल्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास सपोर्टें कम हैं और हमें मजबूती ज़्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फिर हम 3 बाई 1.5 का लगा देंगे। ये 3 बाई 1.5 का है, वो इसलिए हम यूज़ किया यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो इतनी सपोर्ट्स नहीं थी, तो हमने फिर ये वाला पाइप यहाँ पर यूज़ किया है। सो उसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चर माउंट करना, जो कि हमारी मेन बेस बनती है। उसको हमने प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करना है। ये नहीं है कि आप ऐसे उसको ऊपर ऐसे रख दें, इस तरह से नहीं कर सकते आप। देखें किसी जगह पर हमने इस तरह से सपोर्ट दी हुई है, उसके ऊपर कंक्रीट भी किया हुआ है, लेकिन ये देखें, अगर आप देखें यहाँ पर बोल्ट लगे हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखें, हमने दीवार के आर पार बड़े जो है वो बोल्ट लगाए हैं, तकरीबन 12-12 इंच के, और अंदर से ये डाल के इसके साथ इसको हमने अच्छी तरह से दीवार के साथ माउंट किया, और ऊपर से ये भी सपोर्ट दे दी है। आप लोग क्या करते हैं कि अक्सर ऐसे सिंपल सा कंक्रीट करके और उसके ऊपर ऐसे ही रख के इसको छोड़ के चले जाते हैं। फिर जब तूफ़ान आता है तो ये जो है बोल्ट वगैरह निकल जाते हैं। मोस्टली लोग रावल बोल्ट का यूज़ करते हैं, सही होता है, प्लेट लगती है बेस में, लेकिन उसकी भी गहराई होनी चाहिए, तकरीबन 1-1.5 फुट जो है वो नीचे हो, उसके ऊपर अच्छी तरह से कंक्रीट किया जाए, तो फिर उसमें मजबूती आती है, क्योंकि वज़न आएगा तभी वो रुकेगा। लेकिन अगर वज़न नहीं होगा तो वो ऐसे ही उड़ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको प्रॉपर तरीके के साथ, आप देख सकते हैं, दीवार के आर पार सुराख करके इसको अच्छी तरह से मजबूत करना है। फिर जब आपका वेल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आपने कोशिश करनी है कि उनके साथ रहें जो आपका कारीगर आया लगाने दो, और वेल्डिंग को आपने अच्छी तरह चेक करना है। ये देखें, इस तरह से ये छोटी छोटी सपोर्ट्स लगानी पड़ती हैं, क्योंकि वैसे अगर आप यहाँ पर टोच लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, तो इसकी इतनी मजबूती नहीं आती। लेकिन यहाँ पर जब उसके ऊपर प्लेट लग के दोनों तरफ से वेल्डिंग होती है तो इसकी मजबूती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपने ओवरऑल स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा जो है वो सपोर्ट्स लगवानी होती हैं, क्योंकि ये सारी एक चीज़ एक दूसरे को सपोर्ट आपस में करती हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। देखिए पीछे सपोर्टें लगी हुई हैं सारी, तो इस तरह से हमने इसमें सपोर्ट्स लगवानी होती है सारी। सो अभी आ जाते हैं हमारी हाइट पर कि हमारे सोलर स्ट्रक्चर की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो हाइट अक्सर जो है वो आपने फ्रंट से 1 या 1.5 फुट ऊँची रखनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर देखें तो 1 से 1.5 फुट ऊँची है, और पीछे की जो आपकी हाइट होती है वो आपके एंगल के साथ आती है, वो इस तरह से नहीं आती। अभी देखिए यहाँ पर अगर 1-1.5 फुट हाइट ऊंची है, यहाँ से अगर हवा ऐसे इस तरफ जाती है तो वो नीचे से क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर अक्सर लोग क्या करते हैं, वो बिल्कुल छत के साथ लगा देते हैं, फ्रंट से इतनी हाइट देते नहीं है। अगर इतनी हाइट आप नहीं देंगे तो क्या होगा कि जब तूफान आता है, तेज़ हवाएं आती हैं, तो वह ऐसे जाती हैं और इसी तरह से सोलर स्ट्रक्चर को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है, क्योंकि वैक्यूम बन जाता है, प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से हवा को गुजरने का रास्ता नहीं मिलता। और आपने कोशिश करनी है कि हर सोलर पैनल में आपका 2 से 3 इंच का गैप होना चाहिए,
ठीक है, ये देखें हर सोलर पैनल में गैप होना चाहिए, ये नहीं एक में गैप रखा है, हर सोलर पैनल में गैप रखें और बीच में एक बड़ा गैप दें। जैसे ये है, ये प्रॉपर एक बड़ा गैप दिया हुआ है यहाँ पर और ये यहाँ पर, और ये इसीलिए दिया गया है कि आप इनको अच्छी तरह से सफाई कर सकते हैं। फ़िलहाल ये तो साफ़ नहीं है, साफ़ करने वाली हुई है, तो इस तरह से आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। तो अब जब आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल तैयार हो चुका है तो अब टाइम आ गया है कि सोलर पैनल हमने उसके ऊपर लगाना है। तो सोलर पैनल जब लगाना शुरू करें तब भी आप उनके पास रहें और ये चीज़ आपने नोट करनी है कि ये जो बोल्ट लगे हुए हैं यहाँ पर, ये देखें, ये जो बोल्ट लगाए हैं, हुक्स लगाई हैं, ये अच्छी तरह से प्रॉपर्ली टाइट की गई हैं या नहीं की गई, और ये चारों लगी हुई हैं नहीं लगी हुई, तो ये सारी आपने देखनी है, इनकी प्रॉपर सारी लगी होनी चाहिए। ठीक है, अक्सर औकात मैंने देखा है कि यहाँ पर ये जो बोल्ट है ये जब वो टाइट करना शुरू करते हैं तो ये ज़्यादा बड़ा होता है, और ये जो इसके साथ जैसे ही प्लेट के साथ अटैच होता है तो यहाँ से पैनल ब्रेक हो जाता है। आप नहीं होते, आप देखते नहीं हैं, स्ट्रक्चर ऊपर लग जाता है, आपको पता ही नहीं चलता, वो आपको बताते नहीं, और आपका पैनल जो है वो ब्रेक हो चुका होता है, आपके 20 से 25 हज़ार खड्ड में बढ़ चुके होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसका ध्यान रखना होता है। अक्सर आप देखें, इसको चेक करें, अगर इसका लेंथ पूरा है तो ठीक है, अगर ज़्यादा आ रहा है तो इसकी कटिंग कर दें, उनको बोलें कटिंग करके लगाएं, लेकिन इसको अच्छी तरह से टाइट करें, ये हिलने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से आपने पेंट करना होता है, तो पेंट भी आपने लाजमी करवाना है। तो अभी जब आप देख रहे हैं आपका सोलर वाला बंदा काम कर रहा है, तो आपने उससे पूछना है कि आपने इसकी फेसिंग क्या रखी है, सोलर की आपकी फेसिंग क्या है। आपकी सोलर की फेसिंग जो है वो साउथ 180 डिग्री पर होनी चाहिए, और इसको आपने चेक कैसे करना है, आप अपने मोबाइल का कंपास खोल के उसको आप इस तरह से मूव करवा के साउथ 180 डिग्री पर उसको चेक कर सकते हैं। 180 डिग्री पर बेस्ट एंगल होता है जिसमें हमारा जो मतलब एफिशिएंसी जो है वो बेहतरीन आती है। उसके बाद हमारे पास आता है इसका एंगल, इसका इंक्लाइंड एंगल कि ये कितनी हाइट होगी, और इस तरह से जो ऊपर हुई है प्लेट ये कितनी होगी। तो उसके लिए आपने सबसे पहले सर्च करना है अपने एरिया का लैटिट्यूड, और जो भी आपका लैटिट्यूड आता है उसमें अगर आप 16 प्लस करते हैं तो वो आपका विंटर में बेहतरीन एफिशिएंसी देगा, और अगर आप अपना 16 उसमें से माइनस कर देते हैं तो वो आपका समर में बेहतरीन एफिशिएंसी देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है वो समर और विंटर दोनों में एफिशिएंसी अच्छी आए, तो आपने कोशिश करनी है कि 14, 16 या 18 पर अपना एंगल रखें, वहाँ पर आपको बेहतरीन एफिशिएंसी मिल सकती है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए